हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज आप वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु CS एकेडमी का जो प्रीवियस ईयर बुक आया था, जो कि रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का दिया हुआ बुक है, जिसमें कि 2008 से लेके 2022 तक बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर कलेक्शन आप देख रहे थे। दोस्तों, इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जिसमें से कि आपका जो है लगभग समाप्त हो चुका है। आज आप देखने वाले हैं 16 नंबर प्रैक्टिस सेट को। 15 तक आपका पिछले वाले वीडियो में जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया था, तो 16 नंबर आज देखने वाले हैं। उसके बाद आपको मात्र 2 बच जाएगा जो समाप्त हो जाएगा। देख सकते हैं 16 नंबर प्रैक्टिस सेट में आप जो देखने वाले हैं वो है 1/9/2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। और साथ में आपको बता दें कि जो भी ये स्टडी नोट्स का वीडियो था, जो ये स्टडी नोट्स आप देख रहे हैं, टोटल इसमें भाग 18 दिया गया है। तो इसका तो हम सोचे थे कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो लाएंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, बट किसी रीज़न की वजह से हमारा वीडियो ज्वाइन ही नहीं हो पाया और वीडियो जो है वो पूरा कंप्लीट मतलब पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हो पाया, तो पार्ट 1 को भी हमको हाफ हाफ करना पड़ा। तो उसका आज हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 उसका और आएगा, उसके बाद पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है तो थोड़ा सा आप मास्टर वीडियो में भी दिक्कत होता है उसमें, ठीक है। चलिए सेट की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा, और इसे स्टार्ट करने से मैं पहले एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों का कमेंट रहता है कि वीडियो इतना लंबा नहीं कीजिए। तो एक बात बताइए, वीडियो अगर मैं लंबा ना करूँगी तो मैं डिस्कशन ना दे पाऊँगी, ठीक है। बिल्कुल आप कहिए तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ही और आसानी होगा कि मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिए कि डिस्कशन आप लोगों को नहीं चाहिए तो मैं स्किप कर दूंगी, ठीक ना। आप ही लोग कमेंट करते हैं कि मैम डिस्कशन भी दीजिए, फिर आप ही लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो इतना लंबा नहीं बनाइए, तो मैं क्या करूँ। मतलब किसी चीज़ में आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। चलिए देखते हैं, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। शक्कर का कटोरा जो है किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा, शक्कर चीनी को बोलते हैं, कहा जाता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये गन्ना का ज़्यादा उत्पादन करता है और उत्पादक करता है। और गन्ना उत्पादन में अगर पूछे तो ब्राज़ील जो है गन्ना उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है। उत्पादक में क्यूबा और उत्पादन में ब्राज़ील। गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादक देश है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास को अर्जेंटीना का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। USA विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। USA। भारत में उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं। अगर पूछे कि राज्य में किसको कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शक्कर का कटोरा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अब कुछ प्रमुख फसल और उसके उत्पादक देश को देखते हैं। तो रबर उत्पादक में पहला देश आपका थाईलैंड है। रबर में थाईलैंड। कपास में चीन। तंबाकू में चीन। चाय में चीन। मूंगफली में चीन। कपास, तंबाकू, चाय, मूंगफली सभी में चीन है। कहवा ब्राज़ील। सूरजमुखी में यूक्रेन और रूस जो है वो दूसरे स्थान पे है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अभ्यारण्य आपका भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर देखा जाए वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो आपका कच्छ डेजर्ट है, जो कि 7506.22 वर्ग किलोमीटर है, जो कि गुजरात में स्थित है। कच्छ डेजर्ट। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो पिट्टी या गूंज इजलैंड का है, लक्षद्वीप में। कहाँ पे? इजलैंड, लक्षद्वीप में। रिपोर्ट 2022 तक भारत में कुल 566 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कितने? 566 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या संशासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार में देखा जाए तो 96 है। राज्यों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, 48 है। कितना है? 48। अब देखेंगे कि राज्य के प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में और वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपका घाना पक्षी अभ्यारण्य है। राजस्थान में क्या है? घाना पक्षी अभ्यारण्य।
जम्मू कश्मीर में आपका है दाजीगम, दाजीग्राम भी बोल सकते हैं इसको, अभ्यारण्य दाजीगम या दाजीग्राम जम्मू कश्मीर में है। केरल में क्या है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे, कर्नाटक में। अगला देखते हैं, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है। तो आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला देश अगर पूछा गया है तो वो आपका 2016 का उस टाइम का क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो मेजबानी रियो डी जेनेरियो, कौन, रियो डी जेनेरियो। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। मतलब आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में हुई थी। कहाँ पे, सोरबोन विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस वॉक हैं, दूसरी बार हैं, जो कि 10/3/2021 से। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य सिटियस अल्टेसियस फोर्टेसियस है। ओलंपिक ध्वज का सृजन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव से 1913 में हुआ था। ओलंपिक के ध्वज का सृजन जून 1914 में इसका विविध उद्घाटन पेरिस में हुआ। कहाँ पे, पेरिस में। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। कहाँ पे, एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। कब, भारत ने 1920 में सबसे पहले ओलंपिक में दल को भेजा था। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पूछे तो वो मिल्खा सिंह थे। 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, मिल्खा सिंह। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव है। पहली महिला कौन, मैरी लीला राव। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में होती है। चलिए अब कुछ करंट अफेयर के प्रश्न को देखते हैं। आगामी ओलंपिक 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा, अच्छा कितने वर्ष के अंतराल में होता है, 4 साल के अंतराल में होता है। ठीक है, 2020 में हुआ था, अब 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में। 24 के बाद फिर 28 में आपका होगा 34वें क्रम का, जो कि लॉस एंजल्स में होगा। उसके बाद 35वां आपका होगा 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, सीमा शुल्क कहलाता है। यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। किसको, राज्यों को नहीं करना पड़ता है। आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर या व्यापार कर राज्य सरकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर हो या फिर व्यापार कर हो। केंद्रीय बिक्री कर ऐसा कर है, केंद्रीय बिक्री कर ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन वसूली कौन करता है, राज्य सरकार करता है। 1 अप्रैल 2005 को बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू किया गया। वैट लागू करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा है और अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। तो वैट को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा और अंतिम राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी आपका मैक्सिको में स्थित है। यह बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा कहाँ पे है, मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है कहाँ पे, तो चीन में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है। चीन का जियाओजू बे ब्रिज, जियाओजू बे ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस सी ब्रिज है। कैसी ब्रिज है, क्रॉस सी। इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। ये पूर्वी चीन और हुआंगदाओ द्वीप के बीच जाने वाले लोगों के लिए यात्रा के समय को आधा कर देता है, मतलब समय कम कर देता है, कम पूरा ही आधा कर देता है। भारत में समुद्री पुल तमिलनाडु राज्य में पंबन ब्रिज है। यह पंबन द्वीप को मंडम से जोड़ने वाला एक रेल सेतु है।
भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका, इसकी लंबाई 9.25 किलोमीटर यानी कि 9.15 किलोमीटर है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला और दूसरा छोर असम के सदिया में स्थित है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसे रिजर्व रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कुछ इकोनॉमिक्स के लाइन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बैंक दर जानते हैं कि क्या होता है। तो बैंक दर जो होता है, बैंक दर वो दर होता है जिसमें समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, उसको बैंक दर कहते हैं। समझ गए? मतलब कि जो समान बैंक होता है समान ब्याज दर पर, ठीक है, जो आरबीआई होता है वो दूसरे बैंक को, वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, उसे कहते हैं बैंक दर। CRR नगद आरक्षित अनुपात, ये क्या होता है? तो किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है उसको नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कहते हैं। SLR क्या होता है? तो किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका रेपो दर। रेपो दर जो है वो अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसे ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करती है उसको रेपो दर कहते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है 3/4/2008 को। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। कौन है? बांसुरी वादक हैं। ठीक है, उसके बाद है RK लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध। RK लक्ष्मण है क्या? तो RK लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे। ऑप्शन नंबर सी। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण है। रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण है। जन्म इनका 24 अक्टूबर 1921 को होता है। 1921 याद रखिए, सिंधु सभ्यता का खोज राखालाल दास बनर्जी के द्वारा 1921। ठीक है, रिलेट करके याद करना सीखिए। रिलेट करके याद करेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है। इनकी रचना द कॉमन मैन और उनके दैनिक कार्टून स्ट्रिप्ड यू सेड इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया जा चुका है। पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला के लिए वर्ष 1984 में रोमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यमुना नदी के किनारे जो स्थित नहीं है वो है आपका हरिद्वार। हरिद्वार यमुना नदी के किनारे नहीं है। हरिद्वार आपका उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है हरिद्वार। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख शहर में आपका जो है वो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। सबसे बड़ा शहर कानपुर है। वाराणसी है, कन्नौज है, फतेहपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर, ये सभी शहर है गंगा नदी के तट पर। चलिए अब कुछ नदी और उसके नदियों पर बसा शहर को देखते हैं। यमुना नदी के तट पर जो शहर है वो है मथुरा, दिल्ली और आगरा। मथुरा, दिल्ली, आगरा यमुना नदी पे है। ब्रह्मपुत्रा पे है गुवाहाटी, माजुली, डिब्रूगढ़। गुवाहाटी, माजुलू, डिब्रूगढ़। उसके बाद आइए महानदी पे। महानदी पे है कटक, सबलपुर, कटक और सबलपुर। कृष्णा नदी पे है विजयवाड़ा, शांगली, विजयवाड़ा, शांगली कृष्णा नदी पे है। सरयू नदी पे आपका अयोध्या है। सरयू नदी पे अयोध्या है। गोमती नदी पे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर है। चंबल नदी पे कोटा और ग्वालियर है, ग्वालियर। उसके बाद है साबरमती नदी पे अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में पूछा गया है, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो असम में होता है। चाय एक प्रकार की बागवानी फसल का उदाहरण है और इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमरस एवं जीवाश्म युक्त लैटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढालवा क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है।
चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? चाय के लिए। चाय के मुख्यतः उत्पादक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी व केरल प्रमुख है चाय के उत्पादक क्षेत्रों में। भारत में चाय की मुख्यतः दो किस्म उपजाई जाती है, एक तो बोहिया और दूसरा आपका असामिका। बोहिया और असामिका। भारत में सर्वोत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पैदा होती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। अब कुछ फसल और उसके प्रथम उत्पादक राज्य को देखिए। मूंगफली का उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली के लिए गुजरात है। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश है। सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश। सूरजमुखी के लिए कर्नाटक। चावल के लिए पश्चिम बंगाल। गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश। गन्ना के लिए भी उत्तर प्रदेश। मक्का के लिए कर्नाटक। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध यानी मानव निर्मित बांध है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना को देखिए। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना है। नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर परियोजना है, नर्मदा नदी पर। गोदावरी पर आपका पुंजपाद परियोजना है। गोदावरी पर पुंजपाद परियोजना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो आप सभी को पता होगा किसने लिखा होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी। 1876 में इन्होंने रचना किया था और इसके प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में जबकि शेष पद बांग्ला भाषा में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, बांग्ला भाषा में था। सन 1882 में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई उपन्यास आनंद मठ 1882 का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। इस गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड का होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद पहले अरविंद घोष ने किया था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था और इसके गाने की अवधि 52 सेकेंड की होती है। जनगण मनगण को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। विशन नारायण धर, जिसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। अब देखेंगे प्रमुख भारतीय और उसकी रचनाओं को। तो अरविंद घोष की रचना है द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, ये अरविंद घोष की रचना है। शरद चंद्र चटर्जी की रचना है देवदास चरित्रहीन। शरद चंद्र चटर्जी की रचना देवदास चरित्रहीन। वी.एस. नाइपॉल की रचना है एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन ए फ्री स्टेट, एन एरा ऑफ डार्कनेस। शशि थरूर की रचना है वर्तमान में एन एरा ऑफ डार्कनेस, लेकिन इनका क्या है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस। देखिए थोड़ा सा का फर्क है ना, थोड़ा देखिए यहाँ पे एरा है और यहाँ पे एरिया है। तो एरिया पूछे तो नाइपॉल हो जाएगा, ठीक है, एरिया पूछे तो नाइपॉल हो जाएगा और एरा पूछे तो शशि थरूर हो जाएंगे। नीरद सी चौधरी की पुस्तक है हिंदुइज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड, कल्चर इन दी वैनिटी वैग। नीरज सी चौधरी की है। मुल्क राज आनंद की पुस्तक है कूली, अनटचेबल, कन्फेंशन ऑफ अ लवर, ठीक है। कुलदीप नैयर की है द जजमेंट, इंडिया आफ्टर नेहरू, बिहाइंड द लाइन्स। ये सभी पुस्तक कुलदीप नैयर की है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? तो जब ये एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका राजस्थान। पूछे गए प्रश्न, परीक्षा वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का सरकार राजस्थान को छोड़कर अन्य तीनों राज्य में थी। श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनका कार्यकाल 13/12/2008 से 2013 तक था। श्री अशोक गहलोत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है और इन्होंने 2018 में राजस्थान के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किए। अगला देखते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी का अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध आपका हॉकी से हो जाएगा।
हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, जिसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 7 जनवरी 1924 को। 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना होती है। लुसाने, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियां देखिएगा तो रंगास्वामी कप, आगा कप, वेटन कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्डन कप, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगप्पा, ये सभी आपका हॉकी से है। फुटबॉल से है DCM ट्रॉफी, BC राइट ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियंस, डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मार्कंड्रा कप, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल से है। उसके बाद है बैडमिंटन से। बैडमिंटन से आपका नारंग कप है, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, सभी बैडमिंटन से है। क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी। और पोलो से है एजार कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, पृथ्वी पॉल सिंह कप, ये सभी आपका पोलो से है। 16 देखिएगा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। कब? 1920 ईस्वी में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भूकंप, बाढ़, अकाल या युद्ध जैसी आपदाओं के समय राहत कार्य प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य युद्ध एवं विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 1917, 1944, 1963 नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। चलिए 17 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? प्रेमचंद्र की रचना बहुत ही अच्छी बुक है। इनका बहुत सारे बुक हम लोग भी पढ़े हैं, पता नहीं आप लोग में से कोई पढ़े होंगे कि नहीं। एक रंगभूमि है। क्या है रंगभूमि? रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि प्रसिद्ध है। जब हम लोग 9th-10th में थे ना, तो मेरे पापा इसे रात में पढ़ा करते थे। ठीक है, जब उस टाइम हम लोगों के पास दुकान था, तो पापा जब दुकान से लौट के आते थे लेट नाइट, तो फिर क्या करते थे कि उनके पास ये रंगभूमि उपन्यास गोदान वगैरह था, तो पढ़ते थे। उस टाइम हम लोगों को कोई समझ में नहीं आता था कि इतनी मोटी मोटी कौन सी बुक उपन्यास है। तो हम लोग सोचते थे ना कि कोई स्टोरी बुक है, तो पापा से छुप छुप के पढ़ते रहते थे हम लोग। दिन में अगर वो नहीं रहते थे तो छुप छुप के हम लोग पढ़ते रहते थे। अब पता चलता है कि इनकी ये उपन्यास थी और पढ़ना चाहिए था। उसके बाद देखते हैं प्रमुख रचनाकार कौन थे? जैनेन्द्र कुमार थे। त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध। जयशंकर प्रसाद की रचना है कमायनी, आंसू, लहर, कंकाल। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, कितने चौड़ाहे, पढ़ती करी कथा, कलंक मुक्ति। ये सभी रचनाएं जो हैं किनकी हैं? तो ये सब जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक है, और इसमें से जो आंसर हो गया आपका रंगभूमि करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे और भी है पुस्तक देख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। अमृता प्रीतम की रचना है कागज दे कैनवास, पिंजर, राशिदी टिकट, 49 डेज। क्या है? 49 डेज है। और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। महादेवी वर्मा की है यामा, निहार, निर्जा, अतीत के चलचित्र। सुमित्रानंद पत की रचना है काला और बूढ़ा, चांद, पल्लव, चिदम्बरा। ये सभी सुमित्रानंद पत की है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित कृति है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी होती है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से है। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री था। इसने घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। और कादम्बरी हर्ष चरित्र के लेखक जो बाणभट्ट थे, वो भी हर्ष के दरबारी कवि थे। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। उन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है। बृहद कथा गुणाढ़ द्वारा 85 भाषा में रचित महाकाव्य है। महाकवि क्षेमेंद्र ने इसे बृहद कथा मंजरी नाम से संक्षिप्त रूप से संस्कृत में लिखा है। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा तिब्बत यानी चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा उत्तर में तिब्बत चीन से,
पश्चिम में नेपाल से, दक्षिण पूर्व में भूटान से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। उसके अलावा असम, भूटान, बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करती है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करती है। मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करती है। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश एवं केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा तीनों देशों को स्पर्श करती है: सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन, अरुणाचल प्रदेश में चीन, भूटान, म्यांमार और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये 3 राज्य ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा तीनों देशों को स्पर्श करती है। भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सूची एक बार देख लीजिए। उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैप के थ्रू दिखाया गया है, जो कि आप लोग देख ही चुके होंगे, तो इतना यहाँ पे हम नहीं करते हैं, बाकी यहाँ पे ही बता देते हैं आपको। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई बोले तो 4096.7 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी है। बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। कुल 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करते हैं। चीन की लंबाई है 3448, जो कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कुल 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा चीन बनाती है। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है और ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा बनाती है। अगला है देश आपका नेपाल। 1751 किलोमीटर सीमा रेखा है नेपाल की, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से यानी टोटल 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। अगला है आपका म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर सीमा रेखा है। ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, कुल 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। अगला है भूटान, 699 किलोमीटर सीमा रेखा है और ये असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 4 राज्य के साथ अपनी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान, जिसकी सबसे छोटी सीमा रेखा है और यह एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पाक अधिकृत है, जो कि लद्दाख है, इससे एक ही सीमा बनाती है, लद्दाख से अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है। अब भारत के कुल 16 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर पड़ोसी देशों से सीमा से जुड़ते हैं। टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 18 हो गया। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है। तो इस प्रश्न का देखिए, यूरोपीय देश में कहे जाने वाले 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर और 1 ट्रिलियन जो होता है वो 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। अगला है आपका सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो सीली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सीली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। प्रमुख खेल उनसे संबंधित शब्दावली को देखेंगे तो क्रिकेट से आपका आ जाएगा चाइना मैन, स्ट्रोक, कवर पॉइंट लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन, लेग स्पिनर, राउंड द विकेट, हिट विकेट, डेड बॉल, ये सभी आपका क्रिकेट से है। फुटबॉल से देखेंगे फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी, हैंडबॉल, थ्रो इन, किससे है? फुटबॉल से। वॉलीबॉल से है सर्विस, हुक, रेफरी, स्पाइस या स्मैश, स्विच, सर्व, सेट अप। उसके बाद टेबल टेनिस से है बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, पुश स्ट्रोक, रिवर्स, चाइनीज ग्रिप, सभी आपका टेबल टेनिस से। बैडमिंटन से है कोर्ट लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, मैच पॉइंट, सेंट पॉइंट, ड्यूस, लब, लेट आदि, ये आपका बैडमिंटन से है। 22 नंबर देखेंगे स्वत्व यानी गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया। तो स्वतंत्र यानी गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ट्रस्टीशिप यानी न्यायिकता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंध एक ट्रस्टी अथवा न्यासी की तरह समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। गांधी जी के 2 आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा
जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण किया। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान दार्शनिक और महान कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे। कौन? कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने समाजवाद, साम्यवाद पर कई पुस्तकें लिखी, जैसे दास कैपिटल हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया। एडम स्मिथ जो थे ये भी एक अर्थशास्त्री थे और इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का? तो आपका पुरी का, पुरी उड़ीसा का। रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है, यह पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के नेता अनंत बर्मन चोडगांग द्वारा करवाया गया था। मथुरा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह भगवान कृष्ण का जन्मस्थल है। मथुरा। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित सरयू नदी के तट पर है स्थित नगर है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। द्वारिका गुजरात राज्य में कठियावरा प्रायद्वीप में अवस्थित है। मान्यता के द्वारा द्वारिका जो है वो श्री कृष्ण जी का बसाया हुआ शहर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो दादर नागर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी। 11 अगस्त 1961 को दादर नागर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ सम्मिलित किया गया था। 2 अगस्त 1954 को पूर्व इस पर पुर्तगाली का नियंत्रण था। दादर नागर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र से घिरा एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। दादर और नागर हवेली तथा दमन द्वीप, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों का विलय हो चुका है, अधिनियम 2019 के द्वारा एक साथ मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप बना दिया गया। ये 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। नेफा का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात यह केंद्र शासित बना और 20 फरवरी 1987 को 23वां राज्य बनता है आपका मिजोरम। मेघालय 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में गठित किया गया था, जिसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है, बांग्लादेश का सृजन हुआ। तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। कब? 1971 में। 1970 से 71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः मुजीबुर रहमान के साथ थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने बंगालियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे घबराकर हिंदुओं ने अपना घर-बार और सामान छोड़ जान बचाने हेतु भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे और यह संख्या धीरे धीरे 1 करोड़ में पहुंच गई। 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी आरंभ कर दिया। फलतः 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। अनंतः 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 के खंड 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा 5 वर्ष पूर्व पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, जो कि अनुच्छेद 52 में वर्णित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, जो कि अनुच्छेद 53 में वर्णित है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। प्रधानमंत्री जब अगर मान लीजिए कि त्यागपत्र देगा या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को जो है उनके साथ बर्खास्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि योजना आयोग है एक, तो योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संवैधानिक निकाय है या फिर कार्यकारिणी है या स्वायत्त निकाय है। तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग जो है एक संविधानेतर या फिर गैर संवैधानिक या परामर्शदर्शी निकाय थी। कैसी? संविधानेतर, गैर संवैधानिक या परामर्शदर्शी, इस तीनों में से अगर कोई रहे तो उसे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो केसी नियोगी, इसको याद रखिएगा, केसी नियोगी की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा पारित कर 15 मार्च 1950 को किया गया था। केसी नियोगी की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015, ये टाइम तो आपको याद होगा, ये डेट भी याद होगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह कौन ले लिया? नीति आयोग ले लिया। ठीक है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर, जो कि इससे पहले थे, अभी हैं आपके वी अय्यर करके हैं। ठीक है, ये इनका नाम है, याद रखिएगा, वी अय्यर है। उसके बाद है हैप्पी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? हैप्पी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे? रांची में। ऑप्शन नंबर डी, रांची में स्थित है। हैप्पी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाई में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु 1953 में इसकी स्थापना होती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु में। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड का स्थापना दुर्गापुर में होता है 1965 में। कहाँ पे? दुर्गापुर में। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम में 1966 में। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड 1966 विशाखापट्टनम। नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोलकाता 1957 में। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोलकाता 1957 में। तुंगभाद्रा स्टील प्रोडक्ट लिमिटेड मैसूर में। तुंगभाद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैसूर में। पिंपरी महाराष्ट्र में कागज उत्पादक स्थल है। पिंपरी महाराष्ट्र में क्या है? कागज उत्पादक स्थल है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी वो होगी 65 वर्ष। कब? 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछा जाए तो वो निर्धारित नहीं होती है। किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे माननीय राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है वो 2,80,000 रुपया प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। वहीं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा जो होती है वो 62 वर्ष होती है। कितने वर्ष? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस सदन जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है। राज्य के संचित निधि से। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। आगे देखिए, लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। कौन? लुई 16वां 1774 में। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने वास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस यानी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। जब फ्रांस की राजक्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व,
इसकी जो नारा है वो फ्रांस की राजक्रांति की देन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन कहाँ का? फ्रांस का। नेपोलियन जो था वो लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता था। आधुनिक फ्रांस के निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। एडल्फ हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने करवाया था? हिटलर ने। मुसोलिन का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। कहाँ पे? रोमांगना में। इटली में फाजिज्म का उदय सर्वप्रथम मुसोलिन के द्वारा हुआ था और मुसोलिन को डुइस के नाम से पुकारा जाता था। चलिए 31 नंबर देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। कौन थे? उप प्रधानमंत्री भी। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से। सरदार पटेल का जन्म जो है वो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाया जाता है, सरदार पटेल के जन्म दिवस को। भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय रियासत को संघ में मिलाने में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई। किसमें? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को जो है संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन? वी आर अम्बेडकर। 1954 तक भारत के कानून मंत्री ये रहे। फिर सरोजनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। चलिए 32 नंबर देखते हैं। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने का सर्वोच्च निकाय है वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखने से पहले कुछ और है, यहाँ पे देख लीजिए। योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कौन? योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वही। वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा संसद के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। लोकसभा सांसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन या अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि जो था वो एक व्याकरण शास्त्री था। पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। इसने जो है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पुस्तक की रचना की थी। इससे मौर्यकाल के इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी भी प्राप्त होती है। और आर्यभट्ट पहला खगोल शास्त्री थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। प्राचीन भारत के महान दर्शन शास्त्री कपिल मुनि, पतंजलि महर्षि, गौतम, कणाद आदि को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला अरबों था। कौन था? अरब। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों के द्वारा मोहम्मद बिन कसीम के नेतृत्व में हुआ था। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी अरब ने और इसी समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। मंगोलों ने भारत पर 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के काल में किया था आक्रमण। मंगोल ने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक सुबकउद्दीन था। सर हेनरी इलीमंट के अनुसार शुबकउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा महमूद गजनी जो था वो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। 35 वर्ष की अधिक आयु हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य हो, ये गलत है।
देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता आवश्यक नहीं है। ठीक है, कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो, ये भी सही है। पढ़ते होंगे कि संविधान का जो आर्टिकल है, संविधान के अनुच्छेद 58 इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होगा, चुनाव के समय लाभ पद धारण नहीं करता हो। ये सारी चीज़ें जो है एक राष्ट्रपति होने के लिए है। ठीक है, नोट में दिया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, चले, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। फिर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। संवाद कैमुदी 1821 में बांग्ला भाषा में, मिरात उल अखबार 1822 में फारसी भाषा में इन्होंने पत्रिका प्रकाशन किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, फिर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कलकत्ता के समीप वारानगर में की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। फिर है रामकृष्ण परमहंस। इन्हें जो है रामकृष्ण परमहंस जो हैं, ये स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी। बेलगांव कर्नाटक का जो अधिवेशन 1924 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो रास बिहारी बोस ने। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मोहन सिंह के मन में। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में किया गया, परंतु असफल रहा। फिर अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगो झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम 1904 में स्थापना किए। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता के एक वरिष्ठ नेता थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार की जो लंबाई है 1188 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा भी मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है। चनहुद्रों से मनके बनाने की कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, ईंट पर बिजली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, लिपस्टिक आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकूट भी प्राप्त हैं। सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। यहाँ के लोगों ने नगरों, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया था। 40 नंबर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है, उसमें से ये एक है। महासभा को विश्व की लघु संसद के उपनाम से भी जाना जाता है। इसकी 6 जो महासभा का जो कार्य है उसे देखिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करता है, नए सदस्य शामिल करना, महासचिव की नियुक्ति यानी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करता है,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसावा क्योरोशी जो हंगरी के हैं वो बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला है सार्क। सार्क का स्थापना कब हुआ? तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ। सार्क का स्थापना 1985 में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल में है। इसको दक्षेस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दक्षेस भी कहा जाता है। इसके 8 सदस्य देश हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? रीजनल कोऑपरेशन। वर्तमान में सार्क के महासचिव एसाला रुवाना वीराकूना है। एसाला रुवाना वीराकून जो है ये श्रीलंका के हैं, वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। G15 एक समूह है। तो G15 जो है वो एक विकासशील देशों का समूह है। ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। इसके जो सदस्य देश हैं 15 है तो 15 ही होंगे। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे, ये सभी जो है G15 के सदस्य देश हैं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2 जून 1990 ईस्वी को कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में हुई थी। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। उसे भू संधि कहते हैं। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा भू संधि कहलाता है। फिर है खाड़ी। खाड़ी की बात करें तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी। प्रायद्वीप की बात करें तो भूमि का वह भाग जो 3 ओर से घिरा होता है लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। 3 ओर से क्या चीज़ से? पानी से घिरा होगा, छूट गया था। जलडमरू मध्य की बात करें तो एक ऐसा सांकरा जलमार्ग होता है जो 2 समुद्रों तथा झीलों को आपस में जोड़ता है और इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है। चूंकि 2 बड़े जलीय भागों के मध्य जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है, इसीलिए इसे हम जलडमरू मध्य कहते हैं। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो बॉलीवुड फिल्म जो ब्लैक है ये नेत्रहीन अकादमिक और कार्यकर्ता हेलेन केलर के जीवन से प्रेरित है। हेलेन केलर के जीवन से प्रेरित है। यह एक जो है नेत्रहीन अकादमिक और कार्यकर्ता है हेलेन केलर। एकमात्र एशियाई देश जहां विषुवत रेखा गुजरती है तो इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया से विषुवत रेखा गुजरती है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, वो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। विषुवत रेखा इस सभी देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जिस देश से होकर गुजरती है वो है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बाहामाशा, मैक्सिको। मकर रेखा जो देश से होकर गुजरती है वो है चिली, अर्जेंटीना, मकर रेखा वाली चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ग्लोब पे बात करते हैं तो ग्लोब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दिवाली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है किसका? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भगवान महावीर का। दिवाली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है भगवान महावीर का। दिवाली प्रकाश का त्यौहार भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। इसे जैन धर्म में दीपमालिका पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर थे श्री महावीर स्वामी का कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को अवसान और अमावस्या के प्रातःकाल निर्वाण हुआ था। इस दिन श्रद्धालु जो थे वो भगवान महावीर की पूजा करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। इस दिन जैन साधक अपने घरों में दिए जलाते हैं और लक्ष्मी जी कुबेर जी की पूजा भी करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्त करने पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बौद्ध समुदाय और महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। उपलक्ष्य में बौद्ध समुदाय इसे पूरे विश्व में अत्यंत श्रद्धाभाव के साथ मनाते हैं।
कालिदास की प्रमुख रचना की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया था। अब है हुडको। हुडको क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि हुडको जो है, हुडको आपका गृह एवं शहरी विकास निगम है। फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है कि आवासीय प्रयोजनों के लिए घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो वो आपका हिंदू कुश, ऑप्शन नंबर डी। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। हिंदू कुश श्रेणी पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। ये श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप को शोष एशिया से अलग करती है। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। स्रोत की बात करें तो महेश कुमार, वर्णमालभू। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य मेघालय में हिमालय में स्थित है। वनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है और इस अधिनियम को सितंबर 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1930 को यह प्रभावी हुआ था। इस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। इस अधिनियम के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। इसे पारित करवाने में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका थी और इस अधिनियम के तहत विधवा विवाहों को पुनर्विवाह को मान्यता दे दिया गया था। अंतरजातीय विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज, ये जो है वाइसराय नॉर्थ बुकर के समय नेटिव मैरिज एक्ट 1872 अधिनियम के द्वारा लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा बहु विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 बनाई गई। बाल श्रम पर, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता के लिए जोर दिया गया। अगला प्रश्न है कि 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स है, वो है आपका कौन सा शहर? तो ये हो जाएगा आपका रोमी। 7 टीलों का शहर रोम में है स्थित है। भारत में मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं और विश्व के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम है उसे एक बार जरा देख लीजिए। गगनचुंबी इमारत का नगर न्यूयॉर्क को बोलते हैं। गगनचुंबी इमारत नगर न्यूयॉर्क। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। एंटलीज का मोती क्यूबा को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन को। नील नदी की देन मिस्र को। अरब सागर की रानी कोच्चि को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। स्वर्णिम पैगोंडा का देश म्यांमार को। ठीक है। अगला है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ये स्थित है शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका जो प्रमुख शोध संस्थान आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान है, ये नई दिल्ली में आयुर्वेद विज्ञान संस्थान। भामा रिसर्च पूछे तो ट्राम्बे में है। भामा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ट्राम्बे में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर है। भारत मौसम वेधशाला पुणे में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। ठीक है। 52 नंबर है भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये जो थे इनके साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन प्रथम व्यक्ति भी थे। सबसे पहले इन्हें ही मिला था और इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना 1954 में होती है। भारत रत्न से सम्मानित कुछ व्यक्ति का नाम देख लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे पहले, 1954 में इन्हें दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, 1962 में इन्हें दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं, मेरी लिंच है। तो मेरी लिंच एक निवेशी बैंक है। कैसी है? तो एक निवेशी बैंक है। मेरी लिंच बैंक ऑफ अमेरिका, मेरी लिंच बैंक ऑफ अमेरिका एक अमेरिकी निवेश प्रबंधन और धन प्रबंधन प्रभाग है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1914 ईस्वी को हुई थी। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। कौन है? मेरियाना गर्त। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। कलहारी व नाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है। ठीक है। 54 नंबर है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? तो हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन हीगल का था, जो ऑप्शन में ही नहीं है। हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। और कुछ व्यक्तियों का देखिए कुछ व्यक्तियों का जो अति महत्वपूर्ण कथन है उसे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। ये विलियम शेक्सपियर का था। सभी राजा इतिहास के गुलाम है। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि सभी राजा इतिहास के गुलाम है। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जो अपना दिमाग नहीं बदल सकता वो कभी कुछ नहीं बदल सकता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने के अयोग्य है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने अयोग्य होगा। अगला है कि कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। यह दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। भगत सिंह ने कहा था। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मुझे लगता है सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है। ये भी महात्मा गांधी का ही स्टेटमेंट था। चलिए 55 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय हैं, वो हैं आपके राहुल द्रविड़। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय राहुल द्रविड़ है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत आपका ताप्ती नदी पर है, जिसमें नर्मदा नदी पर आपका जबलपुर और होशंगाबाद है। गोदावरी नदी पर नासिक और नादेड़। मूसी नदी पर हैदराबाद है। इंद्रावती नदी पर जगदलपुर है। रामगंगा पर बरेली मुरादाबाद है। मांडवी नदी पर पणजी है। सतलुज या सतलज लुधियाना है इस नदी पे। और स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर है झारखंड का। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी क्या है? येन है। आर्मेनिया की करेंसी रूबल है। चीन की करेंसी युआन है, युआन। तुर्की की करेंसी लीरा है। फिलीपींस की करेंसी फिलीपीन पीसो है। भूटान का न्यूगल ड्रम या फिर नगल ड्रम है। यमन का रियाल है। म्यांमार का क्यात। थाईलैंड का बहत। नाइजर का फ्रैंक। प्रागवे का गुआरानी। शमुआ का टेला और सूरीनाम का सूरीनाम डॉलर है। ठीक है। 100 ईयर्स वार्स यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। 100 ईयर्स वार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सन 1337 से 1453 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध 1965 में और द्वितीय युद्ध 1971 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांस क्या हो गया? हार गया था। अब कुछ ऐतिहासिक युद्ध को देख लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। पलासी का युद्ध होता है 1757 में, जिसमें कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, जिसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। और रूहेला का युद्ध हुआ था 1774 में, जिसमें शुजा-उद-दौला ने रूहलों को हराया था। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में, जिसमें निजाम की पराजय हुई थी। और भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, भारत चीन 1962 में। चलिए, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नेशेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजराइल की संसद का नाम नेशेट है।
अब देखते हैं विभिन्न देशों के संसद। जापान की संसद को डाइट कहते हैं, जापान की संसद डाइट। मालदीव की संसद मजलिस। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत। जर्मनी की संसद बुंडस्टैग है, बुंडस्टैग। ताइवान की युआन है। मंगोलिया का खुरल है। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 आरे यानी तिल्ली हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के चिन्ह स्तंभ से शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था इसे, और देवनागरिक हमारी लिपि है जो कि मुंडको उपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते जो है देवनागरिक लिपि में ही अंकित है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर में, सफेद बीच में और गहरा रंग नीचे में है। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। सारनाथ में अशोक के जो सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई 3:2 में है। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। निम्नलिखित में किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी की जयंती। भारत में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं। इन दिनों सभी बैंक, वित्तीय संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय सब बंद रहना अनिवार्य है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है और यह उत्तरी अमेरिका में 6,15,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। फ्लोरिडा जलसमूह मध्य मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कैम्बे की खाड़ी दक्षिणी गुजरात भारत में स्थित है। यह खाड़ी कठियावाड़, प्रायद्वीप और गुजरात को अलग करती है। खाड़ी की बात करें तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर लाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बड़ी खाड़ियाँ को अंग्रेजी में बे ऑफ बंगाल कहते हैं, जिसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। भारत में स्थित प्रमुख खाड़ी जल अंतराल। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। खंभात की खाड़ी ये गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है। खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। J.A. हिक्की ने। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र J.A. हिक्की ने प्रारंभ किया। 1780 में जेम्स अंगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था द बंगाल गजट। लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। दादा भाई नेरोजी 1851 ईस्वी में रफ्त गुप्ता यानी गुजराती समाचार पत्र पारसी धर्म सुधार के लिए शुरू किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत का पहला गवर्नर जनरल था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद इसने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और रविंद्रनाथ टैगोर ने होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्हें पत्रिका का प्रकाशन किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा प्रपात आपका हम बात करें तो यूएसए में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर स्थित है। सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन सी है? तो सूर्य की सबसे निकट ग्रह बुध है। कौन है? बुध। हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा और सबसे हल्का है। ये सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कहते हैं मंगल को। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके 2 उपग्रह हैं मंगल के, एक फोबोस है और दूसरा डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है कौन? डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, वो है पृथ्वी। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम है, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र को। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। मिस वर्ल्ड 2012 किसने जीता? तो
तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, याद रखिएगा, सुष्मिता सेन थी, जो कि 1994 में जीती थी। दूसरी लाड़ा दत्ता थी, जो कि 2002 में जीती थी। और 2022 में जो विजेता और मिस यूनिवर्स है, इन्हें देखिए। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार। मिस डीवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय कर्नाटक की है। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वारलेकर हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल है जम्मू की। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिन्नी सेट्टी हैं कर्नाटक की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल यूके की, जो जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। और मिसेज वर्ल्ड 2022 सयालीन फोर्ड है यूएसए की। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर में स्थित है। इसका निर्माण नेकचंद ने करवाया था, नेकचंद ने। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो अकबर के शासन में राजा टोडरमल जो था वो दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। टोडरमल 1580 में आईने ए दहसाल नामक व्यवस्था प्रारंभ किया, जो कि जब्ती प्रणाली का रूप था। वजीर प्रधानमंत्री का पद था। शाही दीवान वित्त मंत्री था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का उपाध्यक्ष। मुहतशिब लोक आचरण अधिकारी था। मीर ए मुंशी पत्राचार विभाग का अधिकारी। सद्र उस सदर धार्मिक मामलों का मंत्री। सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ 269 ईसा पूर्व। मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो कि दिव्यावादन के अनुसार ऐसा कहा गया है। मस्की, गुजरा, नेत्तूर और उड़े गोमल अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात यानी इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीशेन भी कहा गया है। चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था और चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त 305 में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि मगध की गद्दी पर 544 में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था? बिंबिसार। उसके बाद बात करते हैं वृद्धरथ की। तो वृद्धरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाला। अब है आपका यहाँ पे मिलान करें। पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और उसका समय दिया हुआ, मिलान कर। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, वार्षिक पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना या फिर योजना अवकाश जो था वो 3 बार हुआ था, 1966 से 69, फिर 1969 से आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, रोलिंग प्लान 1978 से 1979, जिसमें कि पहला पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 56 ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। फिर वार्षिक योजना जो है 1966 से 69 और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आई, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। फिर आया आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 ईस्वी में, और इसमें जो है इसका मॉडल था गाडगिल मॉडल, ठीक है, चतुर्थ का। पांचवा आपका रोलिंग प्लान या फिर अनवर्त योजना 1978 से 80। ये जो अवधि थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली 1978 से 83 की अवधि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1980 में इसे समाप्त कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगियन कैलेंडर पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगियन कैलेंडर पर आधारित है। देखिए भारत देश जो है वो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया। इसका पहला महीना चैत्र से स्टार्ट होता है और सामान्य वर्ष 22 मार्च को और लीप वर्ष 21 मार्च को प्रारंभ होता है। शक संवत को जो है 78 ईसा पूर्व में बनाया गया था। हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का 58 और 57 अलग अलग जगहों में देखने को मिलेगा आपको। इलाही संवत 1583 ईस्वी का। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका तमिल। तमिल भाषा सबसे प्राचीन है। इसका जो आरंभिक अभिलेख
तमिल भाषा के आरंभिक शिलालेख 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल इस भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी जो है वो आर्य भाषा परिवार भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 का उपखंड 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। तेलुगु भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा है। इस भाषा की जो कुछ शब्द हैं वो पहली बार पहली सदी में हाल ही द्वारा रचित गथा सप्तमी में मिलते हैं। कन्नड़ भाषा जो है ये 2500 वर्ष से उपयोग में है और आरंभिक कन्नड़ भाषा का लिखित रूप 450 ईस्वी पूर्व हेलीवीड नामक स्थान के शिलालेख में मिला है। निम्नलिखित में से यूएन की एजेंसी नहीं है, तो ICRC यूएन की एजेंसी नहीं है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये जो है यूएन की एजेंसी नहीं है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में होता है हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और उद्देश्य क्या है कि विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। इसे 3 बार 1917 में, 1944 में और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अगला है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होता है और 7 अप्रैल को आपको पता है कि हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 इसमें सदस्य देश हैं। इसमें जो है विश्व समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि यानी FAO 16 अक्टूबर 1945 को जो है FAO का स्थापना होता है। रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना ये उसका उद्देश्य है। अगला है ILO। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। वर्तमान में हमारे भारत में 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है। ये 8 आपका शास्त्रीय नृत्य है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, तो आंसर तो आपका हो जाएगा PS संगमा थे। लेकिन इसको स्किप कर देते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर देवी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 25/7/2007 से जुलाई 2012 तक थी। और श्री जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वाजपेयी सरकार 1998 से 2004 के दौरान उन्होंने कई बार वित्त विदेश मामलों में और रक्षा के कैबिनेट विभागों को संभाला। अच्छा, अभी देख लीजिए वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की, वो द्रौपदी मुर्मू हैं उड़ीसा की, और दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। विपक्षी उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, यूपीए के हैं। ये भी प्रश्न आपसे एक बार पूछा गया है, यूपीए के। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SY कुरैशी, क्योंकि 2012 का क्वेश्चन है तो आंसर आपको वही देना होगा। लेकिन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं 25वें क्रम के। इन्होंने 15 मई 2022 को जो है वो अपना पद संभाला था। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? आदर्श सोसाइटी घोटाला मुंबई से संबंधित है और यह जो है घोटाला सहकारी गृह निर्माण संस्था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में हुआ और इस घोटाले का आरंभ 2002 में हुआ। कब? 2002 में। 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से किसने यह पदक सूची योगदान में नहीं दिया? तो आंसर तो आपका सी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। चलिए हम देखते हैं 2012 के लंदन ओलंपिक, छोड़िए इसको स्किप करते हैं, 2012 का करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो ABC, ऑप्शन नंबर डी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन।
एक संस्था है जो समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है। ABC की स्थापना 1948 में मुंबई में होती है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ISI, इंटर सर्विस एंड इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। उसके बाद है AINEC, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंसेस। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 24 अगस्त 1947 को होती है और यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। विंबलडन 2012, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो हम 12 को तो आंसर बी बता देते हैं, लेकिन हम देखेंगे 22 को। देखिए 2022 में जो विंबलडन विजेता रहे हैं पुरुष एकल में, वो नोवाक जोकोविच थे सर्बिया के। महिला एकल विजेता एलेना राबाकिना, कहाँ की? कजाकिस्तान की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, जो स्पेन के थे, और महिला में एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल स्पेन के, और महिला इगा स्विटेक पोलैंड की। US ओपन 2022 में पुरुष एकल विजेता कार्लस अल्कराज थे स्पेन के, और महिला एकल विजेता इगा स्विटेक थी। निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2022 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीता? तो 2012 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता रहे हैं श्री कुलदेव फ्रांसिस। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे 2022 का जो 64वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार था, इसमें 4 व्यक्तियों को दिया गया है। सोथियारा छिमो, कंबोडिया की मनोचिकित्सक को। बर्नाडेट जे मैड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तदाशी हटोरी, जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। गैरी वेन चेथिव, इंडोनेशिया की पर्यावरणविद हैं। और ये जो पुरस्कार है अप्रैल 1957 में की गई थी इसकी स्थापना, और पहली बार वितरण 1958 में हुआ था। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। और यह पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक APJ अब्दुल कलाम। इनकी पुस्तक है, इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, गाइडिंग सोल्स, मिशन ऑफ इंडिया। अब कुछ पुस्तक और उनके लेखक को देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है रणनीति की रफ्तीली राहें, डिसेसिव डे, 1999, संसद के 3 दशक। खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। श्रीमती सोनिया गांधी का है टू एलोन टू टुगेदर। BM कॉल की पुस्तक है द अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशंस विद पाकिस्तान। नीना राय की है अमेजिंग अयोध्या। मेनका गांधी का है हेड्स एंड टेल। MF हुसैन की है संसद उपनिषद। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो उस समय विक्रम सिंह थे, लेकिन वर्तमान हम देखेंगे 2021-22 में। देखिए थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं 29वें क्रम के। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार है 25वें नंबर के। वायुसेना के अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी 27वें नंबर के। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। SSB के महानिदेशक हैं SL थाओसेन। CISF के महानिदेशक सीलवर्धन सिंह। BSF के पंकज कुमार सिंह। ITBP के अनीस दयाल सिंह। और CRPF के SL थाओसेन हैं। ठीक है। अगस्त 2012 में भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया। तो वो थे आपके कौन? तो वो थे BVS लक्ष्मण। इन्होंने संन्यास लेने का घोषणा किया था। पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है, तो पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी कवक का शैवाल का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। उसके बाद एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। डेंट्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। जेरेटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन। और हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का अध्ययन। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से। सूती कपास रेशा बीज से प्राप्त होता है। पत्ती ये हरे रंग की होती है और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाना होता है। तना यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्रारोह तंत्र बनाता है। जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है।
जड़ दो प्रकार के होते हैं, टॉप रूट यानी मूसला रूट और अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंटेशियस रूट। जड़ ज्यादा प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। पुष्प यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज यानी कि स्लैक्स, दलपुंज कोरेला, पुमंग नर में एड्रोसियम एवं जायांग मादा में आ जाते हैं। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होते हैं। तो वयस्क मनुष्य में जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में, किसमें? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी। सर्वत्र ग्राही रक्त समूह है। तो सर्वत्र रक्त पूछा गया है कि ग्राही रक्त समूह ए भी है। रक्त ओ समूह ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। ठीक है, स्किप कर देते हैं, बहुत लंबा जा रहा है वीडियो। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सभी होता है, इसीलिए ये हानिकारक है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। तो 3D प्रयुक्त होने के लिए जो चश्मे का उपयोग करते हैं वो चश्मा पोलराइड होता है। कैसा होता है? पोलराइड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। तो डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल में पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और वो मेल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव इज द करेक्ट आंसर। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन बने होते हैं किससे? अमीनो अम्ल से बने होते हैं प्रोटीन। इसके बाद है यूनिवैक उदाहरण है। तो यूनिवैक उदाहरण है, ये प्रथम पीढ़ी के उदाहरण है, प्रथम पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है यूनिवैक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑर्केल जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह एक कंपनी है जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सर्वर वेस्ट और मल्टी यूजर वेस्ट RD बम सॉफ्टवेयर बनाती है ना। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो डेसिमल से बाइनरी में जो प्रयुक्त किया जाता है वो आपका हो जाता है इनकोडर। क्या बोलते हैं उसको? इनकोडर बोलते हैं, इनकोडर। सॉरी, ये नहीं होगा आंसर, ए हो जाएगा, इनकोडर। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तो चांदी आपका विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक हो जाएगा क्योंकि इसके बाद तांबा का स्थान आ जाता है। और पारा और लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है। तो आपका सबसे आघातवर्ध सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे सोना हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है। तो मनुष्य जो है वो कार्डेटा संघ के अंतर्गत अस्तनी प्राणी है, मैमल्स जिसको मैमेलिया बोलते हैं। इसमें सभी जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। इसका हार्ट जो होगा वो 4 कोष्ठक होगा, यानी 4 चैम्बर वाला होगा। मोलास्का में आता है आपका घोंगा, सीपिया, ऑक्टोपस, डोरिस। कोडाटा में आपका रेहू, कतला, समुद्री घोड़ा। पोरीफेरा में साइकन, मायोनिया, स्पंज। एम्फीबियन में आता है मेढक, कछुआ। तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे अपलोड हो जाता है, वहाँ से जाके आप लोग ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।